जी, ये स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? एक बार कंफर्म कर दें थोड़ा। जी बिल्कुल। चलिए ठीक है। आज हो सकता है मे बी क्लास थोड़ा वो हो। अस्सलामुअलैकुम तारिक सर। जी सर बोलिए। आपको जो गुज़श्ता जो रिकॉर्ड है ना, हाँ वो हाँ। देख रहा हूँ लेकिन स्पष्ट नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। किस पर नहीं आ रहा है? नहीं, सारी चीजें स्क्रीन तो उस पर अपलोड की जा रही हैं जी। हो सकता है नहीं, कल वाली वीडियो सिर्फ ना गई हो, या वो भी स्क्रीन पर होती जो है। हाँ, वो स्पष्ट नहीं आ रहा है। किस पे नहीं आ रहा? आपके मोबाइल पे नहीं दिख रही चीजें या फिर हाँ, वाईफाई? मोबाइल पे नहीं तो फिर मेरे ख्याल से सबके यहाँ तो सारी चीजें क्लियर है, तो फिर आपके यहाँ कोई है। दिक्कत आप है? फिलहाल क्लियर है, लेकिन रिकॉर्ड में जब देख रहा हूँ ना, हाँ तो हाँ। झपसा लग रहा थोड़ा। नहीं, रिकॉर्ड में मतलब, अच्छा रिकॉर्ड में स्क्रीन आपको क्लियर नहीं दिख रही है? हाँ हाँ, जी 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 जी। ओके, नहीं देखिए अभी असल में अगर हम यहाँ पर पीडीएफ को बड़ा करेंगे ना, फिर उसके बाद चलिए ठीक है, अभी जो हो सकता है जाएगी अच्छे से। अच्छा ठीक। ठीक है। तो देखिए आज क्लास हो सकता है थोड़ा मतलब छोटी हो, और आज हम लोग पढ़ेंगे मतलब ये कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, और कल जैसे हमने एक दो बॉडी के ताल्लुक से वो पढ़ा था जो कि हायर एजुकेशन से वो रिलेट करता है। तो हम कहीं से भी पढ़ें, बस हमें पढ़ना है, क्योंकि हमें हर यूनिट से नंबर सेम मिलेगा, 5-5 नंबर मिलेगा। ठीक है। तो उन बॉडी को कल हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आज उसको हम लोग कंफर्म कर लेंगे। ठीक है। तो देखिए इस मर्तबा हमने देखा है कि इससे कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक ऑन द बेस ऑफ लिसनिंग स्किल। ठीक है। लर्नर की जो लिसनिंग स्किल होती है, देखिए एक हमारी होती है लिसनिंग, एक होती है हमारी हियरिंग। किसी को इसके अंदर कुछ डिफरेंस मालूम है? कुछ बताएगा? जबकि दोनों का माना जो होता है वो सुनने के माना में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जी सर, लिसनिंग का माना सुन के फिर समझ लेना। जी जी, यानी यहाँ पर जो हम हियरिंग समझते का हैं माना थोड़ा अटेंशन देकर समझते हैं। ठीक है, यानी अंडरस्टैंडिंग वाली यहाँ पर हमारी लिसनिंग होती है। और ये हियरिंग वैसे ही हम लोग बोल सकते हैं, जो हम लोग सुनते हैं और एक कान से सुनते हैं, एक कान से उड़ा देते हैं। तो इसी वजह से जो लर्नर्स की टाइप दी गई है वो इंफॉर्मेशनल लिसनिंग, बायस्ड लिसनिंग, सिंपैथेटिक लिसनिंग, इस तरीके से बोली गई है। हियरिंग का लफ्ज वहां पर नहीं लिया गया है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर कुछ समझ कर हमें सीखने वाली चीज मिलती है। ठीक। तो देखिए एक है पहली इंफॉर्मेशनल लिसनिंग। तो इंफॉर्मेशनल लिसनिंग का हमें जो माना अगर देखना है, तो इंफॉर्मेशन का मतलब कोई चीज हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो एक पॉजिटिव वे में ये लफ्ज खुद ही आ रहा है। कहने कि व्हेन यू वांट टू लर्न समथिंग यू विल यूज इंफॉर्मेशनल लिसनिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिटेन इंफॉर्मेशन। तो बस ये सिंपल सी बात कही जा रही है कि अगर आप कोई चीज सीखना चाहते हो, तो आप जरूर उस चीज को सुनोगे, समझोगे, और अगर आपको वो चीज समझ में नहीं आ रही तो आप बार बार उस चीज को सुनोगे, ताकि उस इंफॉर्मेशन को आप क्या कर लो, रिटेन कर लो, अपने जहन में उसको बैठा लो। तो ये होगी आपकी इंफॉर्मेशनल लिसनिंग, यानी एक पॉजिटिव वे में ये लफ्ज है। ठीक है। तो ये उस लफ्ज पर ये सारी चीजें सादिक आती हैं। दूसरी जो हमारी है बायस्ड लिसनिंग। बायस्ड लिसनिंग का दूसरा नाम क्या है? बायस्ड लिसनिंग इज आल्सो नोन एज द सिलेक्टिव लिसनिंग। ठीक है। तो ये हमें जानना है, जो बायस्ड लिसनिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिलेक्टिव लिसनिंग भी बोलते हैं। सिलेक्टिव का मतलब क्या होता है कि कोई चीज बीच से सिलेक्ट कर ली जाए। ठीक है। कहने कि समवन हु यूज बायस्ड लिसनिंग विल ओनली लिसन फॉर इंफॉर्मेशन दैट दे स्पेसिफिकली वांट टू हियर। तो इसका सबसे अच्छा सा फंडा यही है कि जो हमारी बायस्ड लिसनिंग होती है, इसके अंदर हम सिर्फ उन्हीं इंफॉर्मेशन को सुनना चाहते हैं जिसको हम चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कल की जो हमारी क्लासेस है उसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, लेकिन आपको सिर्फ बीच वाला कोई हिस्सा, मान लीजिए अफेक्टिव डोमेन या आपका जो बुलोंग की टेक्सोनॉमी है, आपको सिर्फ वही सुनना है। तो आप इतनी बड़ी जो वीडियो है, ठीक है, मान लीजिए बीच वाली जो इंफॉर्मेशन सिर्फ आप उसी को लेना चाहते हैं, तो आप इन सारी चीजों को, यानी इन वीडियो को, यानी इधर का जो हिस्सा इसको भगा देंगे, इधर का जो हिस्सा इसको कटकुट कर देंगे, सिर्फ इसी बीच वाली इंफॉर्मेशन को आप सुनना चाहते हो, इसी को आप लेना चाहते हो, इसी को आप समझना चाहते हो। सिर्फ क्या करोगे, आप उसी चीजों को सिलेक्ट करके आप सुनोगे। ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? बायस्ड लिसनिंग या सिलेक्टिव लिसनिंग उसको हम बोलते हैं। ये इसका जो दूसरा नाम है ये भी हमारे जहन में रहना चाहिए। देखिए एक होता है हमारी सिंपैथेटिक लिसनिंग। सिंपैथेटिक का जो लफ्ज था उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका जो माना होता है वो इमोशन के माना में आता है, कि कोई आपके सामने आकर बात करता है, यानी कुछ ऐसी चीज बात करता है, आप उसके इमोशन से मुतासिर हो जाते हो। चाहे टीचर आपके सामने कुछ अपनी गरीबी की बात करे, या फिर अपने, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, रोना रोता है, इसके पास बहुत है लेकिन फिर भी क्या करते हैं वो लोग, रोना रोते हैं। तो सिंपैथेटिक लिसनिंग कहते हैं इज ड्रिवन बाय इमोशन, ये इमोशन से निकलती है। Instead of focusing on the message spoken through words, the listener focus on the feeling and emotion of speaker. इसमें जो लिसनर होते हैं कहते हैं कि जो स्पोकन वर्ड बोला जा रहा है उस वर्ड पर फोकस करने के बजाय हम लिसनर के या ये स्पोकर जो बोलने वाला होता है उसके इमोशन पर हमारा पूरा फोकस होता है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल आप सीरियल वगैरह में देख लीजिए, जो अदाकार या अदाकारा होते हैं वो लोग रोते हैं,
हम मतलब उनके लफ्ज को भी सुनते हैं, लेकिन हमारा पूरा फोकस किस पर होता है, वो किस तरीके से रो रहे हैं, और उसका जो इफेक्ट हमारे अंदर भी पड़ने लगता है, यानी उनके इमोशन को देखकर, यानी किस तरीके से मारा जा रहा है, किस तरीके से उनको सताया जा रहा है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। यानी जहां पर लफ्ज पर हम तवज्जो नहीं देते हैं, हम सामने वाले के एक्सप्रेशन पर, उसकी फीलिंग पर, उसकी चेहरे की जो हरकत सकनात है उस पर हम तवज्जो देते हैं, उसको हम बोलेंगे सिंपैथेटिक लिसनिंग। ठीक है। इसी तरीके से हमारी होती है कंप्रिहेंसिव लिसनिंग। कहते हैं पीपल यूज कंप्रिहेंसिव लिसनिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट सम इज सेइंग यूजिंग वर्ड। तो यानी यहाँ पर कंप्रिहेंसिव जो लिसनिंग होती है, इसमें भी वही बात कही जा रही है जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशनल लिसनिंग के अंदर है, कि यहाँ पर क्या करते हैं, हम भी चीजों को सुनते हैं, समझते हैं, और यानी उस वर्ड के जरिए क्या कहा जा रहा है उसको भी हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए इसी से ये क्वेश्चन आया हुआ था, इस बार जो आया हुआ, इससे पहले भी एम्फैथेटिक लिसनिंग से क्वेश्चन आ चुके हैं, और क्रिटिकल लिसनिंग से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, और इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। देखिए एम्फैथेटिक लिसनिंग का दूसरा नाम क्या है, थेरेपेटिक लिसनिंग। कह रहे हैं कि empathetic listening is useful to help you see from others people's perspective. Using this type of listening you can try to understand, यही इसका कीवर्ड है। ठीक है। You can try to understand someone else's point of view they are speaking. You can also try to imagine yourself in the other person's shoes. तो empathetic listening क्या होती है कि इसके अंदर जो सामने वाला बोलता है, हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और इसका दूसरा मतलब ये है कि जब हम उस चीज को समझते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं कि ये हमें समझाना क्या चाह रहा है या कहना क्या चाह रहा है, तो एक नजरिए से हम अपने आप में ये इमेजिन करते हैं, काश मैं भी उसकी जगह खड़ा होकर बोलता, या काश मैं भी उस जैसा होता। और हम ऐसा कब सोचते हैं, एग्जांपल के तौर पर कोई एक सक्सेस पर्सन आपके सामने लेक्चर दे रहा है, आप उसकी बातों को समझ रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके अंदर ये फीलिंग उठती है कि काश मैं भी इस जैसा होता, तो मैं भी उस जगह खड़ा होकर क्या करता, बोलता, लेक्चर देता, लोगों को समझाता। तो इसको क्या बोलते हैं, एम्पैथेटिक लिसनिंग। और जो क्वेश्चन में जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया वो यही लफ्ज इस्तेमाल किया गया, यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड समवन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। तो लिहाजा आप लोग इसका ख्याल रखेंगे। जो हमारी क्रिटिकल लिसनिंग होती है या इवेल्युएटिंग लिसनिंग, इसके दोनों के एक ही लफ्ज है, ये क्या होती है, इफ यू नीड टू एनालिसिस कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन यू विल नीड टू यूज क्रिटिकल लिसनिंग। तो इसमें वही है कि अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन या कोई मतलब पेचीदा इंफॉर्मेशन होती है, उसको हमें एनालिसिस करने की जरूरत पड़ती है, तो हम क्रिटिकल लिसनिंग मतलब क्रिटिकल लिसनिंग का इस्तेमाल करते हैं या उसको सुनते हैं। और इसका ये सबसे हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा स्टेज हमारा लिसनिंग का यहाँ पर होता है। इसमें क्या होता है कि हम चीजों को सुनते हैं, समझते हैं, समझने की कोशिश भी करते हैं, और इसका जो एक बेसिक फंडा वो ये है कि हम सामने वाले को जज भी करते हैं, क्या ये बात जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो ये जो हमारी क्रिटिकल लिसनिंग या इवेल्युएटिव लिसनिंग होती है, बिल्कुल ये एक तरीके से एजुकेटेड बंदा होगा, वही इन सारी चीजों को जज करेगा क्या वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। ठीक है। एक हमारी होती है अप्रिसिएटिव लिसनिंग। ये क्या होती है, लिसन फॉर एंजॉयमेंट या फन। ये वही चीज होती है जैसे हम लोग कॉमेडी वगैरह देखते हैं, फिर ऐसा चुटकुला वगैरह होता है जिसको सुनते हैं, समझते हैं, हंसते हैं, यानी ये इंजॉयमेंट के लिए होती है। ठीक है। तो ये सारी टाइप्स जो लिसनिंग की आती हैं हमें मालूम होनी चाहिए, इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं तो और भी आगे आने के चांसेस हैं। ठीक है। समझ में आ गया। जी जी बिल्कुल जी चलिए ठीक है। सर, ये एम्पैथेटिक क्या बताया था आपने? जी यही है कि हम सामने वाले को मतलब समझने की कोशिश करते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को ये कहना क्या चाहिए। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं तो आप मेरी बात को समझने की कोशिश करोगे ना, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, किस चीज पर मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, जी वही बात। जी यार एम्पैथेटिक मतलब क्या है? जी वही तो बता रहा हूँ कि उसका मतलब यही है कि इसमें हम देखिए एम्पैथेटिक मैंने एक होता है हमारा सिंपैथी, एक होता है हमारा एम्पैथी। ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया था कि कम्युनिकेशन के अंदर जब ये लफ्ज सिंपैथी आता है तो ये हमेशा निगेटिव माना में जाता है, क्योंकि देखिए कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज होती है, अगर उसके अंदर इमोशन वगैरह को आप अंदर इंदराज कर देंगे, दाखिल कर देंगे, तो वो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं माना जाएगा। एम्पैथी एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर नॉलेज होता है। ठीक है। ये एक पॉजिटिव वे में हमेशा ये लफ्ज लिया जाता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी ये लफ्ज निगेटिव वे में ही जा रहा है, इमोशन। ठीक है। और यहाँ पर एम्पैथी का क्या है, हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, एम्पैथी का माना वही होता है। जी समझ में आ गया। जी तो देखिए आज की जो हमारी ये टॉपिक है ये हायर एजुकेशन से रिलेट करती है। इसके अंदर हम मतलब बॉडीज के ताल्लुक से पढ़ेंगे कि जैसे हमारी यूजीसी है वो किसके अंदर आएगी, एनटीए जो ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है वो किस बॉडी के अंदर आएगी, और भी बहुत सारी कुछ मशहूर बॉडीज है वो किसके अंदर आएंगी, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनता है, बेसिक सा भी क्वेश्चन बनता है। जैसे हमारे सेकंड पेपर में ये क्वेश्चन नहीं बन जाता कि महमूद सामी अल बारूदी कब पैदा हुए या ये कहाँ पैदा हुए, तो इस तरीके से इन बॉडी से भी क्वेश्चन बनता है कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ या फिर ये कब बना। ठीक है। ये किस कैटेगरी में ये आएगा।
आएगा। तो ये ऐसे बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मतलब एक तरीके से इनको हमें पढ़ना जरूरी होता है, सिर्फ हमें समझने की जरूरत है और थोड़ा सा इस पर फोकस करने की जरूरत है, ये सारी चीजें आसान है। देखिए एक हमारी होती है स्टेटरी बॉडी। तो जो स्टेटरी बॉडी होती है ये होती क्या है, ये मतलब बनती कैसे है। कह रहे हैं कि स्टेटरी बॉडी या अथॉरिटी मीन्स अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, which is set up by the legislature. Therefore, an act of parliament or an act of state legislature create a statutory body. तो यानी देखिए स्टेटरी बॉडी क्या होती है, कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब ये कि यानी इसका जो तस्करा, ये बॉडी जो बनती है, इसका हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर इसका तस्करा नहीं है। ये किसके जरिए बनाई जाती है, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए बनाई जाती है, यानी पार्लियामेंट में इसके लिए बात की जाती है, पार्लियामेंट में इसके लिए बिल पास की जाती है। तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, स्टेटरी बॉडी बोलते हैं, क्योंकि ये जो बॉडी बनती है इसको पूरा एक स्टेटस मिलता है, इसका पूरा एक ओहदा मिलता है, यानी इसकी एक अपनी एक अलग पहचान होती है, ठीक है। तो जैसे यूजीसी हमारी है, यूजीसी किसके अंदर आती है, यूजीसी इसके अंदर आएगी। यूजीसी को हम लोग बोलते हैं स्टेटरी बॉडी। क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए यूजीसी का अपना एक स्टेटस है। यूजीसी जो आपको हुक्म देगा आप उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। यूजीसी देखिए यूनिवर्सिटी को हुक्म देती है, सारी चीजों को यूजीसी ही नचाती है, जो हमारे एजुकेशन का मामला चल रहा है। तो इसको एक एक्ट के जरिए बनाया गया, ठीक है। पार्लियामेंट में इसका एक्ट पास हुआ था 1956 में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यानी जो हमारी बॉडी होगी स्टेटरी बॉडी, हम उसको बोलेंगे जिसके लिए कोई बिल पास की गई हो, जिसके लिए कोई लॉ बनाया गया हो, और जो पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट में ये सारी चीजें बनती है, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर पे बनी हो या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट पर बनी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटरी बॉडी बोलते हैं। कह रहे हैं कि स्टेटरी बॉडी कैन बी डिसोल्व ओनली बाय अनदर लेजिस्लेचर, यानी अगर हम जो हमारी स्टेटरी बॉडी एग्जांपल के तौर पर अगर यूजीसी को हम लोग अबोलिश करना चाहते हैं, यानी इसको खत्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कोई दूसरा लेजिस्लेशन यानी कोई दूसरा कानून लाना पड़ेगा उस जैसी बॉडी का, तभी हम जाकर इसको क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, अदरवाइज इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। कह रहे हैं कि स्टेटरी बॉडीज आर ऑथराइज्ड टू पास द लॉ एंड टेक डिसीजन ऑन द बिहेल्फ ऑफ स्टेट एंड कंट्री। तो स्टेटरी बॉडी के पास पूरा पावर होता है कि वो अपना लॉ बना सके, वो डिसीजन ले सके स्टेट या कंट्री के बेस मतलब उसके बेस पर। तो जैसे यूजीसी है एक स्टेटरी बॉडी है, वो सारा डिसीजन लेती है, स्टेट मतलब स्टेट लेवल की जो एजुकेशन है उसका भी वो डिसीजन लेती है, सेंट्रल लेवल का जो एजुकेशन है उसके लिए कॉलेजेस वगैरह के लिए जो ऑटोनॉमस कॉलेज होते हैं उसके लिए क्या होती है, ये डिसीजन लेती है, ठीक है। तो यानी ये आप समझिए, बस अपने जहन में ये रखिए, जो हमारी स्टेटरी बॉडी होती है उसके लिए कोई एक्ट पास किया जाता है, उसके लिए कोई बिल पास की जाती है पार्लियामेंट से, तो वो जो बॉडी बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटरी बॉडी बोलते हैं। उसका पूरा अपना एक स्टेटस होता है, उसका पूरा अपना एक ओहदा होता है। देखिए ये हमारी एडवाइजरी बॉडी। एडवाइजरी बॉडी ये क्या होती है, कह रहे हैं कि एडवाइजरी बॉडी कुड बी एनीथिंग विच इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन फॉर एडवाइजरी मैटर, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल भी दी, लाइक द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग अ पैनल फॉर लेट्स से एनालाइजिंग द स्टेटस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन एक्सेट्रा, सो दैट वुड बी द एडवाइजरी बॉडी। तो एडवाइजरी बॉडी जो होती है ये हमारी गवर्नमेंट के जरिए भी बनाई जाती है, ये किसी इंस्टीट्यूशन में भी ये बनाई जा सकती है, हम लोग अपने क्लासरूम के अंदर भी एडवाइजरी बॉडी बना लेते हैं। तो जैसे ये एग्जांपल दे रहे हैं कि वुमेन्स के खिलाफ जो क्राइम हो रहे हैं, ये सारी चीजें जो हो रही है, इसको देखभाल करने के लिए एक बॉडी बना दी गई है एडवाइजरी, मतलब जो सिर्फ आपको मशवरा देगी कि ऐसा काम किया जा सकता है। तो यानी ये गवर्नमेंट के जरिए भी बनती है, लेकिन इसके लिए कोई एक्ट कोई और ये दीगर सारी चीजें पास नहीं की जाती हैं, ठीक है। तो एडवाइजरी बॉडी क्या होती है, ये गवर्नमेंट के जरिए भी बन सकती है, हमारी स्टेट लेवल पे भी बन सकती है, कॉलेज में बनती है, यूनिवर्सिटी में बनती है, कहीं भी ये बन सकती है। आप लोग भी बना सकते हैं, किसी को एडवाइजर बना सकते हो आपको मशवरा देने के लिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडवाइजरी बॉडी बोलेंगे। स्टेटरी बॉडी में आपको याद रखना है कि उसके लिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, उसके लिए कोई एक्ट पास किया जाता है। देखिए और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो इंडिया का दस्तूर है, जो इंडिया का आईन है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इसके अंदर मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी जिस हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जिस चीज की बात की गई हो उसमें से जो हम बॉडी बनाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में ये सारी चीजें आएंगी। कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, कह रहे हैं कि वो अपनी जो चीजों को निकालती वो कॉन्स्टिट्यूशन से निकालती। इन अदर वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब फॉर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच हेल्प द गवर्नमेंट टू रन प्रॉपर्ली। तो यानी जिस चीज के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे आइन के अंदर हमारे दस्तूर के अंदर बातचीत की गई है, उस बॉडी को जो हम निकालेंगे उससे रिलेटेड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दी गई है, कहते हैं कि इंपॉर्टेंट बॉडीज सच एज द फाइनेंस कमीशन, यानी फाइनेंस कमीशन ये एक
बॉडी है, इसको हम किसके कैटेगरी में लेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी की कैटेगरी में लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि फाइनेंस कमीशन के ताल्लुक से कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है। जैसे यूपीएससी हमारा जो एग्जाम होता है इंडिया का सबसे हाईएस्ट, सबसे टफ लेवल का एग्जाम माना जाता है, इस एग्जाम के ताल्लुक से भी कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है। तो ये भी हमारा यूपीएससी एक बॉडी है, किसमें आता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आएगा। इसी तरीके से हमारा जो इलेक्शन कमीशन है ये भी किसमें आएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आएगा। CAG यानी कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी जो बना है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में, इसको हम ले जाएंगे। इसी तरीके से हमारी जो जात पात वाली ये सारी चीजें, ST SC, इसके लिए जो एक तरीके से रूल और रेगुलेशन हमेशा बनता रहता है, तो इसको भी हम किसके अंदर लेंगे? नेशनल कमीशन फॉर ST एंड ST। ये जो बनाया गया है ये कॉन्स्टिट्यूशन में इन सारी चीजों की बात की गई है, तो ये किसके अंदर आएगी? हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, आपको जो एग्जांपल दी गई, जैसे यूपीएससी भी आपको देकर पूछ सकते हैं कि एक स्टेटरी बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है, या फिर एक रेगुलेटरी बॉडी, या फिर एक ऑटोनमस बॉडी, इस तरीके से पूछ लेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर मैंने जो भी एग्जांपल ली है बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू वाली ली है, तो इसको आप लोग नोट भी कर लें तो आप ही का फायदा होगा। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक इतनी बात है? जी सर। जी ठीक है। देखिए उसके बाद हमारी एक आती है थोड़ा ऊपर, रेगुलेटरी। 1 मिनट सर, वो पिछले वाला पेज भी लेके आना सर, स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, तो दूसरा पेज जो था, दूसरा पेज था ना एक RBI वाला। हाँ नहीं, RBI। ठीक है सर, हो गया। जी देखिए एक हमारी है रेगुलेटरी बॉडी। ठीक है, अच्छा, कह रहे हैं कि ये रेगुलेटरी बॉडी ये होती क्या है? कहते हैं दीज आर द इंडिपेंडेंट गवर्नमेंटल बॉडीज। देखिए यहाँ पर इंडिपेंडेंट का लफ्ज लिखा हुआ है, ठीक है। इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू सेट स्टैंडर्ड इन अ स्पेसिफिक फील्ड ऑफ एक्टिविटी और ऑपरेशन एंड देन द इन्फोर्स दोज स्टैंडर्ड। तो देखिए जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी होती है, इस बॉडी को बनाने के लिए कोई बिल या कोई कानून वगैरह नहीं बनाया जाता, ये गवर्नमेंट के जरिए सिंपली बनाई जाती है। लेकिन ये किसके अंदर बनती है? जो हमारी स्टेटरी बॉडी होती है ना, ये स्टेटरी बॉडी के अंदर एक बॉडी बनती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेगुलेटरी बॉडी। तो हमारी दो तरीके की बॉडी बनती है जो इंडिपेंडेंटली तौर पे काम करती है, ठीक है। वो भी स्टेटरी बॉडी के अंदर वो दो बॉडी बनती है। एक तो जैसे हमने यहाँ पर रेगुलेटरी पढ़ लिया, दूसरा हमारी जो बनती है वो ऑटोनमस बॉडी बनती है, ठीक है। उसको भी अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी जो हमारी बनती है वो हमारी बनती है ऑटोनमस बॉडी बनती है। लेकिन ये बॉडी किसके अंदर बनती है? हमारी स्टेटरी बॉडी के अंदर बनती है, ठीक है। तो ये क्या होती है? ये जो रेगुलेटरी बॉडी या ऑटोनमस बॉडी होती है, ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती है, यानी सिर्फ किसी एक चीज पर इसका फोकस होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आपकी एक स्टेटरी बॉडी भी है लेकिन इसको रेगुलेटरी बॉडी भी मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कुछ ऐसे काम होते हैं जिसको डील करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाती है, और वो जो बॉडी होती है वो उसका सारा का सारा काम जो होता है और जो फोकस होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी बैंकिंग से रिलेटेड ही उसका पूरा फोकस होता है। उसका जो एक स्टैंडर्ड बना होता है बैंकिंग के लिए, उसी स्टैंडर्ड पर ही उसका पूरा फोकस होता है, उसकी पूरी एक्टिविटीज उसी पर होती है। इसके अलावा वो और किसी चीज पर उसकी तवज्जो नहीं होगी। तो रेगुलेटरी बॉडी या ऑटोनमस बॉडी, बस फर्क ये है कि मतलब कुछ बॉडी बनती है, दोनों का काम करने का तरीका अलग हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे अक्सर जो हमारी ऑटोनमस बॉडी होती है इसको अक्सर बेशतर एजुकेशन की फील्ड में ही लिया जाता है, ठीक है। जैसे हमारे ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन होते हैं, ऑटोनमस बॉडी होती है, ये जो भी बनती है ये हमारी एजुकेशन की फील्ड में बनती है। इसके अलावा जैसे फाइनेंस में देख लें, बैंकिंग से रिलेटेड देख लें, मैनेजमेंट से रिलेटेड देख लें, अगर ऐसी कोई हमारी स्टेटरी बॉडी जिनके अंदर कोई स्पेसिफिक काम के लिए कोई बॉडी बनाई जाती है तो उसको हम रेगुलेटरी बॉडी का दर्जा दे देते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस थोड़ा सा है कि ऑटोनमस को आप कहीं भी देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं एजुकेशन की फील्ड में ही आपको मिलेगी, लेकिन रेगुलेटरी बॉडी जो होती है वो दूसरे फील्ड से ताल्लुक रखती है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इसके अंदर जैसे आरबीआई है, ये हमारा आरबीआई को आपको अपने जहन में रखना है, ये रेगुलेटरी बॉडी भी इसको बोलते हैं, इसको स्टेटरी बॉडी भी बोलते हैं। कह रहे हैं कि इसकी जो एक दूसरी एग्जांपल SEBI कह रहे हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसी तरीके से देखिए नाबार्ड से भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि ये कौन सी बॉडी है, तो आपको जहन में रखना है ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये होगी हमारी रेगुलेटरी बॉडी। तो रेगुलेटरी बॉडी के बारे में आपको ये याद रखना है, ये स्टेटरी बॉडी के अंदर बनाई जाती है किसी स्पेसिफिक काम को रेगुलेट करने के लिए, हरकत करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। यानी इसके लिए कोई अलग से बिल वगैरह नहीं बनाई जाती है। उसी तरीके से यहाँ पर मैंने ये भी लिख दिया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ स्टेटरी बॉडी। आरबीआई कब बनाया गया था? कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। देखिए इसके लिए एक एक्ट बना था, वो कब बना था? 1935 में बना था।
आरबीआई इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी आरबीआई की जो बात कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि आरबीआई, हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया की सबसे बड़ा बैंक माना जाता है, ये सारी चीजें हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसी तरीके से हमारी जुडिशियल बॉडी होती है। जुडिशियल का माना ही पढ़ के हम लोग समझ सकते हैं इंसाफ वगैरह का जो काम कराए, ठीक है, उसी बॉडी को हम बोलते हैं। तो कहने की जुडिशियल बॉडी कोर्ट्स इन इंडिया, देयर चीफ ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड जस्टिस फॉलोइंग द लॉ ऑफ द लैंड। कह रहे हैं कि यानी लैंड के जो लॉ होते हैं उसी को फॉलो करती है। ये क्या करती है, हमें मतलब इंसाफ दिलाती है। तो इस बॉडी के अंदर हमारी ये आती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि एक सेंट्रल लेवल पे काम करती है, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया ये स्टेट लेवल पे काम करती है। इसके अलावा जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी कोर्ट बने होते हैं, जैसे आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का एक अलग कोर्ट होता है, यानी हर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग कोर्ट बने होते हैं। फिर उसके बाद का जो दर्जा आएगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का आएगा, ठीक है। यानी आपको यही याद रखना है कि जुडिशियल बॉडी यानी जो हमें इंसाफ दिलाती है लॉ को फॉलो करते हुए, अगरचे वो हमें ना मिले लेकिन उसका काम यही होता है। इसके अंदर यही सारी चीजें आएंगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कोर्ट होते हैं अगर उसका कोई अलग सा नाम है तो वो आएंगे, ठीक है। अब देखिए हमारी आती है ये ऑटोनमस बॉडी। इसको हमें थोड़ा पढ़ना जरूरी, क्योंकि इसके अंदर हम लोग मतलब जो एग्जाम देते हैं नैक वगैरह यूनिवर्सिटी का कुछ नाम आता है, कुछ यूनिवर्सिटी को ये लोग एक्रीडेट करते हैं, तो इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको थोड़ा अच्छे से जानना हमारे लिए जरूरी होता है। ऑटोनमस बॉडी कह रहे हैं कि सेटअप बाय द गवर्नमेंट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। देखिए वहां पर भी वो दिया गया था इंडिपेंडेंट एंड स्टैंडर्ड, यानी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड रेगुलेटरी में भी दिया गया था, बस दोनों की फील्ड अलग अलग होती है। जो ऑटोनमस बॉडी होती है ये भी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि इट इज अ इंडिपेंडेंट डे टू डे फंक्शनिंग बट गवर्नमेंट हैज सम कंट्रोल ओवर एबीएस, यानी ऑटोनमस बॉडी। तो कह रहे हैं डे बाय डे जो है ये आजाद होते हैं, इनके फंक्शन जो है बढ़ते जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का इन पर कुछ कंट्रोल भी होता है। तो ऑटोनमस का माना ही होता है फ्रीडम, यानी आजादी के माना में। तो ये बॉडी हमारी किसके अंदर बनती है, स्टेटरी बॉडी के अंदर बनती है। लिहाजा अगर आपको मालूम होगा नैक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, ये जो बॉडी है ये हमारी किसके अंदर बनाई गई, यूजीसी के अंदर बनाई गई है। यूजीसी का एक सेक्शन है 12CCC, उसके अंदर ये नैक हमारा बनाया गया है। तो नैक का काम क्या है, नैक सिर्फ यूनिवर्सिटी को ग्रेड करती है, एक्रीडेट करती है, उसकी रैंकिंग को बढ़ाती है, इसके अलावा नैक का कोई काम नहीं होता। तो इसका नैक का स्पेसिफिक पर्पस यही है कि ये यूनिवर्सिटी की ग्रेड को बढ़ाएगी, ठीक है। तो समझ में आ गया कि ऑटोनमस क्या है। तो यहाँ पर ऑटोनमस की कुछ एग्जांपल है कि यानी इंडिया के अंदर कौन कौन सी बॉडी है। इसके अलावा बहुत सारी है, हम सबको मतलब नहीं ले सकते, सबको हम लोग नहीं याद कर सकते। जो मशहूर है, जिससे क्वेश्चन आते हैं और जिससे बनने के चांसेस होते हैं, उसी को मैंने यहाँ पर लिया है। देखिए सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी स्टेब्लिश्ड की गई थी बेंगलोर में, ठीक है। हमें उसका हेड क्वार्टर, उसकी जगह यानी कहाँ पर बनाई गई और कब बनाई गई ये भी हमें याद रखना है। और ये कब बनाई गई थी, 1960 में। इसी तरीके से एनपीटीआई, नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, फरीदाबाद हरियाणा में, ठीक है। इसकी डेट नहीं मालूम है कि ये कब बना है, लेकिन ये फरीदाबाद हरियाणा में है। उसके बाद जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नैक, क्योंकि नैक से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो नैक को हमें जानना हमारे लिए जरूरी है। नैक क्या है, नैक का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये कब बनाया गया, ये बनाया गया था 1994 यानी 1994। किसके अंडर ये बनाया गया, अंडर द सेक्शन 12CCC यूजीसी एक्ट 1956। तो हमें मालूम है कि यूजीसी क्या है, एक स्टेटरी बॉडी है, यानी यूजीसी का एक एक्ट बनाया गया है 1956 में पार्लियामेंट के थ्रू। तो यूजीसी के अंदर हमारी कौन मतलब जो नैक बना है वो किसके अंदर बना है, यूजीसी का एक सेक्शन है 12CCC, उस सेक्शन के अंदर ऑटोनमस बॉडी यानी नैक को बनाया गया है। तो नैक क्या, नैक एक ऑटोनमस बॉडी है। कह रहे हैं कि इज एन ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, बेंगलोर के अंदर है। तो नैक से तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, हमेशा आते हैं, इस बार में भी आए हुए थे। सिर्फ मतलब मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन था कि नैक का हेडक्वार्टर कहाँ है, या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन वहां पर लिखे हुए थे। तो नैक के ताल्लुक से हमें मालूम होना चाहिए, और इसका जो सेक्शन है ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि यूजीसी के किस सेक्शन के अंदर ये बनाई गई है। जैसे जो स्टेटरी बॉडी होती है ना, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उसके बहुत सारे सेक्शन बने होते हैं। तो हर सेक्शन के थ्रू सबका अलग अलग काम होता है। तो सारे सेक्शन को तो हम लोग नहीं कर सकते, जो हमारे लिए जरूरी है उसी को हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो नैक क्या है, नैक एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन है। उसी तरीके से देखिए नैक जो हमारा हो गया, ये टेक्निकल एजुकेशन को छोड़कर सारी चीजों को ये ग्रेड करता है। और इसकी जो ग्रेडिंग होती है वो किस में होती है, परसेंटेज में होती है या सीजीपीए में होती है, कोई हमें बताएगा, क्योंकि इस पर हमने बात की थी उस दिन। सर सीजीपीए।
हाँ ठीक है, क्योंकि नैक की जो ग्रेडिंग होती है ना, यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग देती है वो सीजीपीए में देती है। लिहाजा अभी आप लोग देखेंगे जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी का मतलब जो लोगो होता है उसके नीचे लिखा होता है नैक A++, ठीक है। मानू का देखेंगे वहां पर भी लिखा होता है A++, ठीक है। इस तरीके से, क्योंकि सीजीपीए में जो हमें नंबर मिलता है, जो ग्रेड मिलता है वो इसी तरीके से मिलता है, कहीं पर ओ लिखा होगा यानी जो सबसे बड़ा लेवल होता है आउटस्टैंडिंग। और यहाँ पर ये नबा है। नबा क्या है? नबा ये सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन को ग्रेड करती है, ठीक है। तो नबा भी हमारा क्या है? एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन है जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन। इंडिया वाज इनिशियली एस्टेब्लिश्ड बाय AICTE। इसको किसके जरिए बनाया गया था? नबा को AICTE के जरिए, जिसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो देखिए यूजीसी नैक को बनाया गया था यूजीसी के जरिए, नबा को बनाया गया था AICTE के जरिए, क्योंकि यूजीसी जो है वो भी टेक्निकल एजुकेशन को छोड़कर सारे एजुकेशन पर फोकस करती है और मतलब टेक्निकल को, और AICTE जो है ना ये सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन के लिए बनाई गई है। तो इसी वजह से नबा को भी टेक्निकल AICTE के अंदर बनाया गया है। तो और ये मतलब इसके किस सेक्शन में ये बनाई गई है? कह रहे हैं कि AICTE का जो सेक्शन 10U है उसके अंदर ये बनाई गई थी 1994 में। तो यानी हमें ये याद हो गया कि नैक भी हमारी 1994 में बनाई गई है और नबा भी हमारी बनाई गई है 1994 में। बस सेक्शन दोनों का अलग है, वो यूजीसी का सेक्शन एक्ट 12CCC है और ये AICTE का सेक्शन 10U है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि नबा केम इनटू एग्जिस्टेंट एज अ इंडिपेंडेंट ऑटोनमस बॉडी विद इफेक्ट फ्रॉम 7 जनवरी 2010। देखिए नबा को तो बना दिया गया था, लेकिन नबा को एज अ ऑटोनमस बॉडी कब डिक्लेयर किया गया? 2010 में। तो ये भी जानना हमारे लिए, क्योंकि नबा से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेक्निकल डिसिप्लिन। तो नबा भी हमारा किस में काम करता है? टेक्निकल में काम करता है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि नबा के अंदर कितने वो सब्जेक्ट आते हैं, यानी कितने कोर्सेज टेक्निकल लेवल पे आते हैं। तो इसको आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इम्पाथ, में बना देता हूँ EMPATH। तो इससे मुराद ये हो जाएगा, यानी इसके अंदर देखिए इंजीनियरिंग आती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी आएगा, मैनेजमेंट है, आर्किटेक्चर है, फार्मेसी एंड होटल मैनेजमेंट। एक अभी न्यू सब्जेक्ट का इजाफा हुआ जिसको बोलते हैं कैटरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इम्पाथ से हमारा आ जाएगा इंजीनियरिंग, एम से मैनेजमेंट, पी से फार्मेसी, ए से आर्किटेक्चर, टी से टेक्नोलॉजी, एच से हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, या होटल मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। नहीं, होटल मैनेजमेंट ये हॉस्पिटैलिटी वाला नहीं है। और फिर उसके बाद एक यहाँ पर न्यू सब्जेक्ट का इजाफा हुआ जिसको बोलते हैं कैटरिंग टेक्नोलॉजी। तो इसको आप लोग ऐड कर लीजिए और इसको अपने जहन में रख लीजिए, इम्पाथ कैटरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। इस तरीके से बना लीजिए कि इम्पाथ कैटरिंग टेक्नोलॉजी। तो नबा के अंदर ये कोर्सेज आते हैं। नबा जिसको क्या करती है? एक तरीके से एक्रीडेट करती है, और नबा की जो ग्रेडिंग होती है वो परसेंटेज में होती है। लिहाजा आप टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो होगी, ठीक है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो होगी उसकी जो ग्रेडिंग होगी आप देखेंगे वहां पर A++ इस तरीके का कुछ नहीं लिखा होता, वहां पर परसेंटेज में कुछ ऐसे इस तरीके से लिखा होगा जो इसका परसेंटेज देने का तरीका होगा, ठीक है। बस हमें डिफरेंस, नैक का डिफरेंस और नबा का डिफरेंस मालूम होना चाहिए। नैक का सेक्शन हमें मालूम होना चाहिए, नबा का सेक्शन मालूम होना चाहिए, और इसकी मतलब जो डेट है ये कब बनाई गई है। देखिए नबा तो बनाई गई थी 1994 में, लेकिन इसको ऑटोनमस का ओहदा कब दिया गया था? 2010 में दिया गया था, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है यहाँ पर सबकी? जी सर। ठीक है, फिर देखिए उसी के बाद सर हमारा इसको सेक्शन, इसको अंडर सेक्शन 10U। हाँ हाँ जी जी बिल्कुल, सेक्शन 10U अंडर करके इस तरीके से ब्रैकेट में। एक देखिए हमारा NCERT है, जो हमारे कॉलेज लेवल के बच्चे होते हैं हम लोग NCERT पैटर्न बोलते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन आ गया था और वही स्टेटरी बॉडी और ऑटोनमस बॉडी ऐसे ही देकर क्वेश्चन पूछा गया था। अक्सर लोग कंफ्यूज हुए थे ऐसे क्वेश्चन में। तो NCERT का फुल फॉर्म हमें मालूम होना चाहिए कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये क्या है? ये भी एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेटअप किया गया था 1961 में। इसका हेडक्वार्टर का न्यू दिल्ली में, और ये किस पर्पस के लिए है? स्कूल एजुकेशन के लिए। अब आपको ये इसका होगा कि NCERT किसके अंदर थी? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर ये आती है, ठीक है। ये हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये इसके अंदर आती है NCERT। बस ये याद रखना है कि NCERT एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ठीक है सर। जी, यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी जो हमारा इंडिया का एक तरीके से जो संसदीय मामला होता है वो किस तरीके से होता है, क्योंकि इससे भी ना क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। तो देखिए 3 तरीके का होता है उसमें। एक लेजिस्लेचर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मतलब लॉ मेकिंग बॉडी, जो लॉ को बनाती है, ठीक है, यानी कोई बिल पास करती है, कोई कानून बनाना होता है तो पार्लियामेंट में ही हमारा बनता है। तो उसके अंदर जो हाजिर होते हैं, जो लोग होते हैं, एक प्रेसिडेंट रहता है, प्रेसिडेंट उसमें मेन रहेगा जो फाइनल करेगा, बाकी लोकसभा एंड राज्यसभा के सारे मेंबर वहां
वहां पर होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, लॉ को बनाते हैं। तो बस ये देखना है कि इसके अंदर पीएम नहीं रहेगा, बस ये कंफ्यूजन आपको अपने अंदर नहीं लेना है कि लेजिस्लेचर के अंदर यानी जो कानून बनाने वाली बॉडी होती है उसके अंदर प्रेसिडेंट होता है, लोकसभा एंड राज्यसभा के लोग होते हैं, पीएम नहीं होता। एक होती है हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी जो कानून को नाफिज करती है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। कानून तो बन गया, उस कानून को नाफिज करने वाला भी कोई चाहिए, तो ये किसके जरिए हेड किया जाता है, ये भी प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के जरिए। इसी तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। देखिए प्राइम मिनिस्टर के नीचे का एक ओहदा होता है, उसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर हमारे जो स्टेट लेवल के सीएम वगैरह होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वो सब भी इसके अंदर दाखिल होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये नाम याद रखना है कि एग्जीक्यूटिव ये नाफिज करने वाले कौन कौन होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। यानी इसके अंदर एग्जीक्यूट करने के लिए पीएम होता है, लेकिन लेजिस्लेचर के अंदर पीएम नहीं होता। इसी तरीके से हमारी फिर थर्ड पे आती जुडिशरी बॉडी, जो पुनिश लॉ ब्रेकर्स। यानी देखिए यहाँ पर जो कानून बन गया, कानून को इम्प्लीमेंट किया गया, नाफिज किया गया, फिर इस कानून की अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है या फिर दोनों के दरमियान कोई मुठभेड़ होती है तो उसको मतलब एक तरीके से उसका दुरुस्त करने के लिए, उसको सही करने के लिए वो कौन काम करेगी, कौन बॉडी काम करती है, जुडिशरी बॉडी काम करती है। और उसके अंदर हमारी आएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर आप नहीं मानेंगे तो आपको मतलब पुनिश भी करेगी, तोड़ेगी, फोड़ेगी, ये सारी चीजें होती हैं, आपको कैद की सजा भी सुनाएगी। तो ये क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। बस आपको ये थीम याद रखना है, लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी है, एग्जीक्यूटिव जो लॉ बनता है उसको ये इंप्लीमेंट करेगी, जुडिशरी जो है जो आप अगर इन दोनों कानून का उल्लंघन करेंगे यानी तोड़ेंगे तो उसके लिए क्या करेगी, आपको पुनिश करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम एनटीए के बारे में जानेंगे क्योंकि एनटीए से क्वेश्चन आता है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि ये कैसे बना है, क्यों बना, ठीक है। तो कह रहे हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, पहले इसका फुल फॉर्म हमें मालूम होना चाहिए क्योंकि हम लोग एनटीए का जी सर जो ये रेगुलेटरी बॉडीज आती हैं जैसे यूजीसी, एआईसीटी, ये सारी ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं या खाली यूजीसी है या एआईसीटी? नहीं, वो मैंने लिखा है, अभी इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। मैंने पूरी एक लिस्ट बना रखी है, अभी मैं आपको दूंगा कि कौन सी स्टेटरी बॉडी, कौन सी ऑटोनमस बॉडी है, सारी है। एआईसीटी है, यूजीसी है, इसके अलावा भी काउंसिल ऑफ इंडिया जो लॉ एजुकेशन को देखती है वो भी है। अभी इसके बाद पढ़ लीजिए, यहाँ पर मैंने लिस्ट बना रखी है आपको, ठीक है। ठीक है सर। जी देखिए, हमारी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये है, क्या कह रहे हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड अ प्राइमरी स्पेशलिस्ट ऑटोनमस, ठीक है। तो ये क्या है, नेशनल, अगर एनटीए के ताल्लुक से क्वेश्चन आता है तो एनटीए भी हमारी क्या होगी, एक ऑटोनमस बॉडी, क्योंकि एनटीए किसके अंदर काम करती है, यूजीसी के अंदर काम करती है, ठीक है। and self-sustained testing organization to conduct entrance examination for admission fellowship in higher education institution। तो एनटीए का काम ही क्या है, एनटीए सिर्फ एग्जाम करवाती है और फेलोशिप प्रोवाइड करती है, जैसे जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलोशिप, ये सारी चीजें जो आती है एनटीए के उसमें आती है। ये बनाई कब गई थी, कह रहे हैं कि ये 2017 में स्टेब्लिश की गई न्यू दिल्ली में। इसके जो अभी डायरेक्टर, इसके जो जनरल डायरेक्टर, उनका नाम कौन है, विनीत जोशी साहब है, ठीक है, ये नाम भी याद रखना है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका जो फिक्रा आया, तो बोलते हैं ना कि राबिता कलमिया का फिक्रा मतलब कब से आया, तो एनटीए का जो फिक्रा आया ये कहां से आया था। तो कह रहे हैं कि द रूट्स ऑफ एजेंसी कैन बी ट्रेस्ड द प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 रिलेटेड टू द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो 1986 वाली पॉलिसी एनईपी आई थी वो बहुत ही कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी थी, यानी उसके अंदर ओवरऑल पूरे एजुकेशन पर फोकस किया गया था। तो देखिए 1986 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में। तो यानी ये जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है ना, ये किसको बोलते हैं, एनईपी जो 1986 में आई थी उसी को थोड़ा सा चेंज किया गया था, उसके अंदर कुछ और बढ़ाया गया था, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनईपी प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। तो इसको हम अलग से एनईपी नहीं बोलेंगे, इसको हम यही बोलेंगे कि ये जो 1986 वाली आई तो उसी को थोड़ा सा चेंज किया गया था। तो इसके अंदर एनटीए की बात की गई थी कि एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए एक अलग से एजेंसी होनी चाहिए जो सिर्फ इंडिया के एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करे, ठीक है। तो इसके अंदर बात तो हो गई। फिर इसकी जो स्टार्टिंग शुरू हुई थी वो कब से शुरू हुई, इट इज द एक्चुअल स्टार्ट वाज इन 2010 विद अ रिपोर्ट सबमिटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एमएचआरडी पहले किसको बोलते थे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, यानी जो हमारी इस वक्त एमओई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसको पहले बोलते थे मिनिस्ट्री, एमएचआरडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोलते थे। बाय अ कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ सम ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो कह रहे हैं कि 2010 में इंडियन इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कुछ डायरेक्टरों ने यानी कुछ माहिर फनकारों ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या MHRD को एक रिपोर्ट सबमिट किया था इसके ताल्लुक से। वो क्या किया था, उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होनी चाहिए जो कि बनाई जाए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए, ठीक है। लेकिन ये पार्लियामेंट के एक्ट से नहीं बनी थी, वो सिर्फ उन लोगों ने ये रिकमेंड किया था कि एक एजेंसी होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है, 2013 में कह रहे हैं कि in 2013 the MHRD constitute a 7-member task force to prepare a blueprint for creating a special purpose vehicle to take the concept of the national testing agency। तो यानी 2013 में 7 मेंबर पर एक मतलब वफ्द मुश्तमिल था, हम कह सकते थे कि वहां पर एक ब्लूप्रिंट पूरा बनाया गया एनटीए को क्रिएट करने के लिए, एनटीए को जनरेट करने के लिए, एनटीए को लाने के लिए ये इस पे बातचीत की गई। फिर उसके बाद 2017 में अनाउंसमेंट एनटीए वाज मेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन द बजट स्पीच ऑफ द 2017। तो कह रहे हैं कि 2017 का जो बजट बोला गया था उसके अंदर फिर एनटीए का अनाउंसमेंट किया गया, यानी एनटीए की बुनियाद पड़ गई। कब पड़ी? 2017 में पड़ी। फिर उसके बाद क्या है कि ऑन द 7 जुलाई 2018 यूनियन MHRD मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर स्टेट ड्यूरिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट द एनटीए विल बी होल्डिंग द ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन, जिसको हम लोग जेई मेन बोलते हैं। इसी तरीके से हमारा नीट यूजी है जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट, एंड विल बी आल्सो होल्डिंग नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको हम लोग नेट बोलते हैं, कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट जिसको हम लोग CMAT कहते हैं, एंड ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट GPAT। तो देखिए एनटीए कौन कौन सा एग्जाम कंडक्ट करवाती है वो भी हमारे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि देखिए ये बहुत बेसिक सी चीज है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर CMAT है, नीट यूजी है, नेट है, जेई मेंस है, GPAT है। इसके अलावा और कुछ एग्जाम मतलब बढ़े होंगे तो आप लोग एक बार एनटीए की वेबसाइट विजिट करिएगा तो उसमें आपको मिल जाएंगे, वहां नीचे लोगो लिखा हुआ होता है कि कौन कौन सा एग्जाम ये कंडक्ट करवाती है। मेरे ख्याल से यही है इतने, हो सकता है एक दो कुछ और होगा, ठीक है। तो बस हमें एनटीए के ताल्लुक से ये याद रखना है कि ये बनी है 2017 में, ये वजूद में आई है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए स्टेटमेंट वाइज में ऐसा कुछ कि इसकी बात किसके अंदर की गई थी, NEP जो हमारी 1986 वाली हुई थी, ठीक है, उसके अंदर इसकी बातचीत की गई थी। प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो 1992 में मॉडिफाई हुआ था, यानी वहां पर इसकी बातचीत की गई। फिर उसके बाद आपको ऐसे याद लिख लेना है कि 2010 में इस पर मतलब इस पर जो IITs के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को इस पर, यानी इसको बनाने के लिए। फिर उसके बाद 2013 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक 7 लोगों पर मुश्तमिल एक वफ्द तैयार की जिसके अंदर ये बातचीत किया, और उसके बाद 2017 में इसका वजूद हुआ। और 2018 में किसने कहा था कि ये मतलब ये सारे एग्जाम को एनटीए कंडक्ट करेगी, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। तो इस बंदे का नाम जो है प्रकाश जावड़ेकर, इसको हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये है ओवरऑल एनटीए की पूरी कहानी कि कैसे बनी, किस तरीके से ये बनी है, ठीक है। क्योंकि इन सबसे क्वेश्चन बनते हैं हमारे हायर एजुकेशन के अंदर। तो हायर एजुकेशन यही तो है, इधर उधर की चीजों से उठाकर क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें कहीं से भी मिले नंबर मिलना चाहिए बस, ठीक है। समझ में आ गया सबको? जी जी बहुत बेहतर। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर जो है इसमें से आप किसी को भी मत छोड़िए, मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर वो लिखा है कि स्टेटरी बॉडी कौन कौन सी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं और इसमें से अक्सर बेशतर जो है वो हमारे मतलब एनटीए के क्वेश्चन में आ चुके हैं। सबसे पहला हमारा डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, ठीक है। इसके ताल्लुक से भी अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से बना या किस तरीके से इसको रिप्लेस किया गया। तो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो एक्ट 2013 में आया था। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? ये न्यू दिल्ली में है। ये हमारे डिस्टेंस एजुकेशन के जो कोर्सेज वगैरह होते हैं उसको ये देखती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये देखिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ये सेटअप की गई थी 1945 में। अभी इसके ताल्लुक से भी हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि इससे भी क्वेश्चन इन डेप्थ में आने लगे हैं। तो ये हमारी बनी थी 1945 में, लेकिन इसको स्टेटरी एक्ट कब मिला? 1987 में मिला, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए अभी 2021 में इसके ताल्लुक से क्वेश्चन आया था कि यानी इंडिया की सबसे पहले स्टेटरी बॉडी कौन सी? वो हमारी यही है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कब बनी थी? मेडिकल काउंसिल एक्ट 1933 में बनी थी। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर? न्यू दिल्ली में है। तो देखिए इसको ना 2-3 मरतबा क्या किया गया? रिप्लेस किया गया। तो ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ये पहले बनी थी 1933 में। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि द काउंसिल वाज लेटर रिकॉन्स्टिट्यूट अंडर द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। तो यानी फिर उसके बाद
इसको दोबारा चेंज किया गया था, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट मतलब एक पास किया गया था 1956 में। तो देखिए यहाँ पर नाम की भी चेंजिंग भी हो रही है। पहले क्या है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो 1956 में एक्ट बना तो उसको क्या बोलेंगे, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद अभी इसको रिसेंटली 2020 में इसको रिप्लेस किया गया था, जिसका नाम क्या पड़ा, नेशनल मेडिकल कमीशन। तो और ये जब से ये कमीशन आया है ना, तब से सारे डॉक्टरों की इसने हालत पंचर कर रखी है। यानी जो हमारे यहाँ से इंडिया से बहुत सारे लोग जाते थे ना बाहर एमबीबीएस वगैरह करने के लिए, एक तो उसको टफ तो किया ही किया, बाकी जो लोग इंडिया में करना चाहते हैं उनके लिए भी वो सारी चीजें टफ कर दी हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जो लोग बाहर से एमबीबीएस करके आते हैं, उनको पहले क्या होना था, पहले क्या करना था कि इंडिया में जब वो आएंगे तो एमसीआई का एग्जाम उनको देना पड़ता है, यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका अपना एक पूरा टेस्ट होता है। अगर आप ये एग्जाम क्लियर करोगे तभी आप इंडिया में बैठने के लायक हो, अदरवाइज आपने जिस कंट्री से पढ़ा है उसी के लिए आप एलिजिबल रहोगे। अब क्या कर दिया है कि जब तक आप यहाँ से नीट क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आप बाहर नहीं जा पाएंगे, पहली शर्त तो, यानी आप नीट क्वालिफाई करेंगे तभी आप बाहर के लिए एलिजिबल होंगे पढ़ने के लिए, और वहां से पढ़कर आएंगे आपको अब 2 टेस्ट देना पड़ेगा। ये तो उन बच्चों के लिए जो बाहर से पढ़कर आएंगे। और अब 2024 से ये मेडिकल काउंसिल ऑफ एक्ट में ये लागू हो गया है कि जो बच्चे यहाँ से एमबीबीएस करेंगे या एमडी करेंगे उनको नीट तो निकालना ही निकालना कंपलसरी है, बाकी जो लोग प्राइवेट स्कूल में यानी अपना पैसा लगाकर पढ़ेंगे उनको भी ये एमसीआई का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। यानी अब मामला बिल्कुल एजुकेशन का एकदम टफ कर दिया मेडिकल लेवल में। 2023 से ये सारी चीजें 24 से लागू हो जाएंगी। फिर उसी तरीके से हमारा देखिए यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन, ये यूजीसी हमारी जो एग्जिस्टेंट में आई थी 1953 में आई थी, ठीक है, लेकिन इसका जो एक्ट बना वो 1956 में। तो यानी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें ये तवज्जो देनी पड़ेगी कि एक्ट पूछा गया या क्या पूछा गया है। तो यूजीसी हमारी जो बनी थी 1953 में, ये एग्जिस्टेंट में आई थी मौलाना अबुल कलाम आजाद के इनॉग्रेशन की वजह से, यानी उन्होंने ही इसका एक तरीके से फीता काटा था, उन्होंने ही इसके जरिए इसका इनॉग्रेशन किया, वेलकम किया था, और फिर इसको एक एक्ट का ओहदा दिया गया था 1956 में। फिर देखिए जिसको हम लोगों ने कल पढ़ा था नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, हमने पढ़ा था कि ये 1973 में ये क्या थी, ये एक एडवाइजरी बॉडी थी, ठीक है, लेकिन 1993 में इसको एक स्टेटरी का ओहदा दे दिया गया और 1995 से इसने अपना काम करना शुरू किया था। फिर उसके बाद हमारी ये बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये हमारी क्या देखती है, ये लॉ को देखती है, ठीक है, ये लॉ से रिलेटेड है। और इसका ये कब आई थी, ये 1961 में आई थी। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। और यहाँ पर है आरसीआई रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इससे भी इस बार क्वेश्चन आए हुए हैं। ये क्या, हेल्पफुल फॉर अनक्वालिफाइड एंड डिसेबल पर्सन, यानी जो बच्चे मतलब डिसेबल है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये सारी चीजें उसको उससे रिलेटेड देखभाल करने के लिए आई है हमारी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये कब बनी है, ये 1993 में बनी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एनसीटीई, आरसीआई, ये सब 1993 में है। 1956 में एक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एक एक्ट रिप्लेस हुआ वो हो गई, यूजीसी हो गई। बीसीआई जो है 1961 में है। डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो जो है 2013 में है। एआईसीटी है, ये 1987 में है। मेरे ख्याल से इसी टाइम में तौफीक अल हकीम की शायद वफात भी हुई होगी, आप लोगों को अच्छे से याद होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को आगे पीछे रिलेट करके याद कर लेंगे। सन का कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये किस पर्पस के लिए ये बनाई गई है, यानी इसका जो स्पेसिफिक पर्पस है, ये किस पे काम कर रही है। दूसरी बात, इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। तो इतना स्टेटरी बॉडी जो है, इसके अलावा भी बहुत सारी है, लेकिन हमारे जो नेट में खास तौर से इन्हीं सारी चीजों पर फोकस किया जाता है, तो इतना हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम यूजीसी के ताल्लुक से पढ़ेंगे कि यूजीसी को किस तरीके से बनाया गया। जैसे हमने एनटीए के ताल्लुक से पढ़ा कि एनटीए कैसे कैसे बनी, इसी तरीके से यूजीसी के ताल्लुक से हम देखेंगे कि यूजीसी से भी क्वेश्चन इनडेप्थली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि यूजीसी जो है, ये यूजीसी वाज द फर्स्ट फॉर्म इन 1945 टू ओवरसीज द वर्क ऑफ द 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो यानी यूजीसी सबसे पहले इसकी जो बुनियाद पड़ी थी वो पड़ी थी 1945 में, ठीक है। और ये सिर्फ 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को देखती थी। वो 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज क्या, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज एक्सटेंडेड टू 1947 टू कवर ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज। फिर कह रहे हैं कि 1947 में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ा बढ़ा दी गई थी कि वो सारी इंडियन यूनिवर्सिटीज को कवर करेंगे, जबकि ऐसा नहीं था, ठीक है। लेकिन ये 1945 वाला जो फंडा है वो 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ABD इस तरीके से आप करके याद कर सकते हैं कि यही 3 यूनिवर्सिटीज को ये देखती थी। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि 1949 में रिकमेंडेशन वाज मेड टू रिकॉन्स्टिट्यूट द यूजीसी अलोंग सिमिलर लाइंस टू द यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। तो यानी 1945 में देखिए, दिस रिकमेंडेशन वाज मेड बाय द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ऑफ 1948 प्लस 1949 व्हिच वाज सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द श्री राधा कृष्णन।
टू रिपोर्ट ऑन द इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट एंड एक्सटेंशन। तो यानी जो हमारे ये राधा कृष्णन कमीशन है, जिन्होंने एक कमेटी लाई थी, जिन्होंने एक कमीशन लाया था 1949 में, तो उन्होंने इसके अंदर ये बात की तो यूजीसी को उस तरीके से बना दिया है जिस तरीके से यूनाइटेड किंगडम का एजुकेशन वाला सिस्टम है, यानी वहां पर जो यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन बनाई गई है उस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर वो यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि 1945 में ये बनी, इसकी बुनियाद रखी गई थी, मतलब कहते हैं तो ये सिर्फ 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को देख रही थी। 1947 में इसको बढ़ाया गया कि वो सारी इंडियन यूनिवर्सिटीज को देखे। फिर 1949 में जब ये कमीशन आया तो इसके अंदर एक रिकमेंडेशन श्री राधा कृष्णन कमीशन ने दे दिया कि एक यूजीसी बननी चाहिए और इसको प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को डील करने के लिए होना चाहिए। तो इसकी एक तरीके से अहमियत बढ़ गई थोड़ा। फिर क्या हुआ 1952, देखिए ये वाला क्वेश्चन अभी 2021 में आया था कि यानी किस साल में यूजीसी ने डिसाइड किया था या यूजीसी को ग्रांट दी गई थी कि वो सारे के सारे हायर एजुकेशन की फंडिंग करेगी। 1952 द गवर्नमेंट डिसाइड दैट आर ग्रांट टू यूनिवर्सिटीज एंड हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन शुड बी हैंडल्ड बाय द यूजीसी। तो यहाँ पर जो डिसाइड किया गया था ना, यही लफ्ज जो है, इसी लफ्ज को बेस बनाकर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 1952 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि वो सारी यूनिवर्सिटीज को क्या करेगी, ग्रांट देगी, जो हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन है उनको, और वो सारे के सारे यूजीसी के जरिए हैंडल होने चाहिए। ठीक है, तो अभी तो यानी ये मामला चल रहा था, लेकिन एक तरीके से जो ऑफिशियल तरीके वाला मामला होता वो अभी इसके साथ नहीं हो रहा था। ये बनी हुई थी, धीरे धीरे अपना जो काम कर रही थी। जब इसकी रिकमेंडेशन दी गई राधा कृष्णन कमीशन के जरिए तो इसकी थोड़ी सी अहमियत बढ़ी। फिर 1952 में लोगों ने डिसाइड किया इसके बारे में, तो इसका प्रॉपर जो इनोग्रेशन किया गया, यानी इसका वेलकम किया गया, इसके फीता काटा गया 1953 में। और इसका इनोग्रेशन किसने किया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि उस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर थे। ठीक है, तो यानी अब हम कह सकते हैं कि 1953 में यूजीसी बिल्कुल एग्जिस्टेंस में आ गई। द यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 28 दिसंबर 1953 एंड बिकम अ स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1956। तो अगर आपसे एग्जिस्टेंस लिख के कुछ ऐसा पूछा जाए, ठीक है, आपको लफ्जों पे गौर करना है। अगर डिसाइडेड पूछा जाए तो आपको 52 देना है, अगर इनोग्रेशन पूछा जाए तो आपको 1953 लगाना है, अगर एग्जिस्टेंस पूछा जाए तो आपको 1953 लगाएंगे, यानी इनोग्रेशन एंड एग्जिस्टेंस, क्योंकि इनोग्रेशन के बाद ही एक ऑफिशियल तरीके से इसका काम शुरू हुआ था। और अगर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या एक्ट का लफ्ज लिखा हुआ है तो आप क्या लेंगे, 1956 लेंगे। तो यूजीसी का जो मेन फंडा है वो क्या है, देखिए आप इस लफ्ज को पकड़ कर रख लीजिए, और ऐसा क्वेश्चन में जरूर ये सारे लफ्ज घूम घूम कर आते रहते हैं। क्या है, फॉर द कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च इन द यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम। तो यानी रिसर्चों का तो सबसे अहम रोल यूजीसी के अंदर है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि मिलजुल कर काम करेगी, यानी तनसीक वाला काम करेगी। डिटर्मिनेशन जिसको हम लोग लगाव बोलते हैं, एक स्टैंडर्ड लेवल का काम करेगी। बाकी जो यूनिवर्सिटी का टीचिंग, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च सिस्टम है उसको खूब अच्छे तरीके से ये क्या करेगी, मेंटेन करेगी। तो लिहाजा जब से यूजीसी आई है तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के जो तौर तरीके हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का आप लोग देखेंगे कि कितना मतलब उनका जो लर्निंग का सिस्टम है या फिर एजुकेशन का जो सिस्टम है बहुत एक तरीके से बढ़ भी गया है और बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें हो गई हैं। ठीक है, तो ये है यूजीसी के ताल्लुक से। तो यानी 1945 में सिर्फ 3 यूनिवर्सिटी एबीडी, ठीक है, और इसकी रिकमेंडेशन अगर आपसे पूछी जाए किस पे की गई थी, राधा कृष्णन कमीशन ने किया था। और उनके जो कमीशन का नाम था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, वो उनके कमीशन का नाम है। उसके अंदर उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि एक यूजीसी होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद 1994 एंड 1995 द यूजीसी डिसेंट्रलाइज्ड द ऑपरेशन बाय सेटिंग अप द 6 रीजनल सेंटर। तो इसके 6 जो रीजनल सेंटर हैं, यानी इसका जो मेन सेंटर है वो कहाँ पर है, वो न्यू दिल्ली के अंदर है। ठीक है, तो यानी न्यू दिल्ली से तो सारी चीजें नहीं हो सकती ना, यानी पूरे इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, तो इसके अलावा भी और अलग अलग सेंटर होने चाहिए जो इस तरीके से अपने मतलब अपने जो मतलब उस स्टेट की यूनिवर्सिटीज हैं और उसके आसपास की जो चीजें हैं उसको वो डील करे। तो यानी इन्होंने अपने 6 मतलब रीजनल सेंटर यानी बनाए हैं। जो मेन ऑफिस है वो न्यू दिल्ली है, उसके जो रीजनल सेंटर यानी हम कह सकते हैं नायब वाला जो सेंटर है वो कहाँ कहाँ बना है, वो पुणे में है, हैदराबाद है, कोलकाता है, भोपाल है, गुवाहाटी है एंड बेंगलोर है। क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इन सेंटर को भी याद रखना है कि यूजीसी ने कब बनाया और कितने सेंटर है, कहाँ कहाँ बनाया। The head office of the UGC is located at the Bahadur Shah Zafar Marg in New Delhi with 2 additional bureaus operating from 35 Firoz Shah Road and South Campus of the University of Delhi as well as। यानी इसको 2 हिस्से में, एक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो साउथ कैंपस है उसके अंदर कुछ हिस्सा है, बहादुर शाह जफर मार्ग ये जो है वहां पर ये सिचुएटेड है। तो आप लोग इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं।
जैसे पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी एंड बेंगलोर। तो आप कह सकते हैं कि बीपी बढ़ गया, ठीक है। बीपी, देखिए पहले बी से आप क्या लेंगे, बेंगलोर मुराद लेंगे, ठीक है। पी से आप पुणे मुराद लेंगे। बीपी बढ़ गया घूमकर हैदराबाद में, ठीक है। ये जो बढ़ गया है ना, तो यहाँ पर यच का यानी एक तरीके से लफ्ज आ रहा है ना, तो ये यहाँ से इस बी से आप भोपाल मुराद लेंगे, सच में बढ़ गया। ठीक है। बीपी बढ़ गया, ये आपका हो गया जाएगा गुवाहाटी। बढ़ गया घूम नहीं, बीपी बढ़ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद आप बीपी बढ़ गया, इसको आप ऐसे जोड़ लीजिए, घूमकर, घूमकर से आप घूमकर ये गुवाहाटी आप ले लेंगे, कर से आप कोलकाता ले लेंगे, हैदराबाद आप, ठीक है। इसको आप मिटा दीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, बस वो लफ्ज को जोड़ने के लिए है। बीपी बढ़ गया घूमकर हैदराबाद में, चाहे आप गया घूम दोनों ले, क्योंकि जी से इसके अंदर एक ही लफ्ज आ रहा है, ठीक है। बस आपको ये फर्क रखना है, एक गुजरात होता है, एक गुवाहाटी होता है, आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। तो अगर देखेंगे जो पुणे का हिस्सा है वो मेरे ख्याल से गुजरात वगैरह की सारी यूनिवर्सिटीज को पुणे वाला डील करता होगा, बाकी गुवाहाटी वाला जो है वो जैसे बंगाल हो गया, आसाम हो गया, और उसकी जो एरिया होगी आसपास की, वो उन सारी चीजों को गुवाहाटी वाला डील करता होगा, ठीक है। तो यह बीपी बढ़ गया घूमकर हैदराबाद में, तो यानी बी से बेंगलोर, पी से पुणे, और एक से भोपाल है, फिर उसके बाद गुवाहाटी है, फिर कोलकाता है, फिर हैदराबाद है। समझ में आ गई यहाँ तक सारी चीजें जी। जी। फिर उसके बाद देखिए दिसंबर 2015 में क्या हुआ। दिसंबर 2015 द इंडियन गवर्नमेंट सेट अ नेशनल इंस्टीट्यूशनल ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क अंडर द यूजीसी। तो यानी NIRF की रैंकिंग जो हम लोग सुनते हैं वो किस बेस पे मतलब निकलती है, तो वो यूजीसी के अंदर ही ये इसको बनाया गया था 2015 में, और इसका जो हम लोगों ने रिजल्ट देखा था 2015 में ये बना था, और 2017 में इसने अपनी पहली लिस्ट जारी की थी यूनिवर्सिटीज की, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं 2016 में ये इफेक्ट के अंदर आया। और फरवरी 2022 में मामिदाला यायम जगदीश कुमार, जो अभी इस वक्त यूजीसी के जो हमारे चेयरमैन हैं, तो ये उनके ताल्लुक से कि ये एक प्रोफेसर थे डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एट IIT दिल्ली, और हमारे साबिक वीसी थे किसके, JNU के। अब यहाँ पर है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसके ताल्लुक से हमें थोड़ी इसकी हिस्ट्री जान लेनी चाहिए। ये जो हमारा है ये पूरा का पूरा किससे काम करता है, ये हमारे टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड है, और ये एक नेशनल लेवल पे काम करता है, ठीक है। नेशनल इंटरनेशनल दोनों लेवल पे ये काम करता है। ये क्या है, एक स्टेटरी बॉडी है एंड अ नेशनल लेवल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। ये इस्टेब्लिश्ड किया गया था नवंबर 1945 में, फर्स्ट एंड एडवाइजरी बॉडी, ठीक है। यानी जब ये 1945 में ये बना था ना कि एडवाइजरी बॉडी के तौर पे ये काम कर रहा था, ये हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है, हमें कंफ्यूज ना होना है। AICTE जब पहले बना था 1945 में बना था एडवाइजरी बॉडी के तौर पर, और फिर बाद में इसको स्टेटरी बॉडी का ओहदा दे दिया गया था 1987 में बाई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। AICTE इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन एंड मैनेजमेंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। यानी जो भी है ये टेक्निकल एजुकेशन से रिलेट करता है। ये पहले 1945 में बना, एडवाइजरी बॉडी के तौर पर इसने काम किया, 1987 में इसको स्टेटरी का ओहदा दे दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा द डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, जो हमने अभी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो पढ़ा था, वो पहला क्या था, वो पहले डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल था। क्योंकि इन सबसे क्वेश्चन आते रहते हैं ना, तो हमें नाम में कंफ्यूजन नहीं होनी है, हमें यहाँ पर क्लियर रखना है सारे नाम को। कहना है कि डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल वाज सेट अप बाय इग्नू इन 1991, ठीक है। तो यानी जो डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल पहले बनाई गई थी वो इग्नू के अंदर बनाई गई थी, एंड बिकम ऑपरेशनल इन 1992 विद द वाइस चांसलर ऑफ इग्नू एक्टिंग एज द EX ऑफिसर चेयरपर्सन ऑफ द DEC यानी डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल। तो ये इग्नू के जरिए बनाई गई थी, ठीक है। और इसने अपना काम करना कब शुरू किया गया था, 1992 में, और विद द वाइस चांसलर ऑफ इग्नू, इग्नू की जो वाइस चांसलर थे वही इसके EX ऑफिसर चेयरपर्सन थे, यानी वही इसकी देखभाल कर रहे थे DEC की, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल की, और ये इग्नू के अंदर ही बनाई गई थी। फिर कह रहे हैं कि इन अगस्त 2010 द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, MOE यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी फॉर इन्वेस्टिगेटिंग डिस्टेंस एजुकेशन स्टैंडर्ड इन इंडिया। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये बनाई गई थी तो बहुत अच्छे से हो सकता है ये काम, ये बॉडी जो है काम नहीं कर रही थी, इस वजह से उनको 2010 में ये सोचना पड़ा कि हम कुछ और चीजों को अच्छी तरीके से डिसेंट्रलाइज करें, ताकि हमारा जो डिस्टेंस एजुकेशन ओपन लर्निंग है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टैंडर्ड लेवल पे इंडिया के अंदर हो सके।
फिर कह रहे हैं कि इन मई 2013 इग्नू ने डिसोल्व किया DOC, यानी इग्नू ने फिर क्या किया, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल को तोड़ दिया, एंड द UGC टुक ओवर द इंटायर असिस्ट एंड मैन पावर एस्टेब्लिशिंग द डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। तो यानी अब का जो हमारा डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो 2013 में वो UGC के अंदर है। पहले डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल अगर आएगा, ठीक है, C वाला, तो वो इग्नू के अंदर आएगा, जो कि बना था 1991 में, और उसी को रिप्लेस किया गया और इग्नू के जरिए हटा दिया गया। अब उसको UGC ने अपने अंडर ले लिया, तो हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो हो गया है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको? जी। ठीक, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा, मैंने यहाँ पर इसको अलग कर दिया है, क्योंकि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है इस बोथ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ऑटोनमस बॉडी, ठीक है, यानी इलेक्शन कमीशन को, एक तो इलेक्शन के ताल्लुक से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है, तो इस वजह से हम कहेंगे जो हमारी इलेक्शन कमीशन है वो क्या है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आएगा, और इसको ऑटोनमस बॉडी का भी ओहदा लोग देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ये पूरा अपनी तरीके से इसको मतलब वो पूरा फ्रीडम मिलता है, ये जो चाहे, ये किसी के दबाव में ये नहीं रहता जो इलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है, इस वजह से इसको देते हैं। और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, ये बहुत स्टेटरी एंड रेगुलेटरी बॉडी, उसको दोनों कहा जाता है। इस वजह से मैंने यहाँ पर इसको अलग कर दिया है कि अगर अभी क्वेश्चन ऐसा आता है तो आपको जहन में रखना है, ऑप्शन के एतबार से ही आपको ऐसे क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है। और यहाँ पर UGC के चेयरपर्सन मैंने लिख दिए, क्योंकि इनके चेयरपर्सन से भी क्वेश्चन आता है। तो जो सबसे पहले चेयरपर्सन है हमारे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, जो कि 1953 में जब ये एग्जिस्टेंस में आई थी, 1953 से 55 तक ये थे। सेकंड वाले जो है श्री हुमायूं कबीर हैं, 1955 से 1956 में ये थे। इसी तरीके से जो थर्ड वाली है ये हृदय नाथ कुंजरू जो है, ये 1956 से लेकर 1956 में, यानी उसी साल थे उसी साल में। और श्री CD देशमुख, ये इनका नाम है ना, चिंतामन देशमुख, इस तरीके से कुछ इनका नाम है। तो ये 1956 से 1961 में थे। अच्छा, एक बार ये क्वेश्चन आया था कि UGC का फर्स्ट चेयरमैन कौन था, तो NTA ने इसको कंसीडर किया था, यानी ऑप्शन नंबर 4 को। तो यानी ये किस एतबार से कंसीडर किया, यानी जब हमारा UGC एक्ट में तब्दील हुआ था 1956 में, तो उस एक्ट में जब तब्दील हुआ था तो उसका सबसे पहला चेयरपर्सन कौन शुमार किया जाएगा, CD देशमुख माने जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर एग्जिस्टेंट वाला पूछा जाए या इस तरीके से, क्योंकि आपको इन चारों नाम को अपने जहन में रखना है, ठीक है, नाम के एतबार से और क्वेश्चन के एतबार से ही आपको जाना है। और वहां पर जो ये क्वेश्चन आया हुआ था उसमें इस बंदे का नाम नहीं था, ठीक है, उसमें इस बंदे का नाम नहीं था, बाकी इन दोनों का नाम था, एक कोई और नाम था। तो इस एतबार से हम कह सकते हैं कि यानी जो एक्ट वाला है उस एतबार से अगर पूछ लिया जाए तो हमारे पहले चेयरपर्सन ये CD देशमुख होंगे, और अगर एग्जिस्टेंस वाला पूछ लिया जाए तो हमारे कौन होंगे, शांति स्वरूप भटनागर होंगे। ठीक, सबको समझ में आ गया? जी बिल्कुल। जी सर, बहुत अच्छे से। अच्छा, ये बॉडी के ताल्लुक से हो गया क्लियर बिल्कुल, कि ये मतलब हमारी स्टेटरी कौन सी है, ये क्या है, ये जो मैंने कुछ लिस्ट यहाँ पर दे रखी है ना जो इसके अंदर है, इसको आप लोग जरूर नोट कर लें, इससे आप ही का फायदा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। आप लोग PYQs वगैरह करेंगे तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जी। ठीक है सर। चलिए ठीक है, आज की हमारी क्लास यहीं पर खत्म होगी, और कल हो सकता है 2 दिन क्लास ना हो, ठीक है, यानी कल शनिचर और इतवार, ये 2 दिन क्लास नहीं होगी। तो आप लोग इसको खूब अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा अपनी सारी चीज़ों को। उसके बाद इंशाल्लाह हमारी जो टीचिंग है वो खत्म हो जाएगी, टीचिंग की कुछ थ्योरीज हैं उसको हम लोग कर लेंगे, ताकि ओवरऑल जो टीचिंग का हमारा सिलेबस है ऐसा लगे कि हमने पढ़ लिया है, ठीक है। सर ये नोट कब तक आ जाएंगे? शायद हम सर तो बोल रहे थे नहीं कि पहुंच नहीं, जाएंगे। निकल चुके हैं, हमारे सर तो बोल रहे थे कि नोट निकल चुके हैं, वो आप लोगों के पास देखिए कब कब पहुंचते हैं, निकल तो चुके हैं बहरहाल। फर्स्ट पेपर के भी होंगे ना सर, ये जो पढ़ाया है? जी जी, क्वेश्चन तो दिए जाएंगे जी, क्वेश्चन भी फर्स्ट पेपर के साथ सारे यूनिट दिए गए हैं आप लोगों को। वो मतलब इसके मटेरियल के साथ, क्वेश्चन के अलावा जो थ्योरीज वगैरह है? नहीं नहीं, थ्योरीज वगैरह वो सिर्फ यहाँ, वो तो मुझे पढ़ाना रहता है तो मैं ऐड करके आपको पढ़ाता हूँ, बाकी वो तो क्वेश्चन वहां पर है सिर्फ जो आप लोगों को यार दिए। इसे थोड़ा समझा दीजिए, तो मैं नमाज में गए थे सर इस चैप्टर पे। मतलब वो जो फर्स्ट पेपर और सेकंड, मतलब फर्स्ट पेपर के जो है वो क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ थ्योरी नहीं आएंगी? हाँ जी जी बिल्कुल, और सेकंड पेपर के आपको मटेरियल के साथ साथ उसको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया जाएगा। वो तो यही था ना इसमें फर्स्ट पेपर में कि आपको सिर्फ क्वेश्चन ही दिया जाएगा। ओके सर, फिर इसकी अगर सॉफ्ट कॉपी मिल जाए तो PDF निकलवा लेंगे, बिकॉज जी ठीक है, ये तो उस पे सॉफ्टवेयर में तो अपलोड भी हो जाती है, उसमें वाइज ऐप में, वहाँ नहीं देखते क्या आप लोग? सर देखते हैं, लेकिन जब हार्ड कॉपी रहती है ना पास में तो उससे थोड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में भी। सर सुन रहे हैं ना सर? जी सर जी बोल जी।
जी फैसल थोड़ा बोलिए। इस जो इसकी स्क्रीन पर है ना, इसे थोड़ा था समझा दीजिए, हम नमाज में गए थे। क्या क्या कर दूं? जो स्क्रीन पर है जो, इसे थोड़ा समझा दीजिए। ओ, ये देखिए यहाँ पर ना स्टेटरी बॉडी लिखी हुई है। स्टेटरी बॉडी तो आपने समझ लिया होगा कि क्या होती है। तो उसके ये मतलब वो लिखा गया, उसके एग्जांपल लिखे गए हैं कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी स्टेटरी बॉडी है। ठीक है, तो जैसे एक है यहाँ पर डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो है, वो कब बनी थी, यानी उसका जो स्टेटरी एक्ट आया था वो कब हुआ था, 2013 में हुआ था। इसी तरीके से AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन के साथ डील करती है। ठीक है, तो ये बनी थी हमारी 1987 में। ये मैंने यहाँ पर तौफीक अल हकीम लिख दिया था, मैंने कहा कि आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि तौफीक अल हकीम की वफात भी इसी डेट में है। ठीक है, और इसी तरीके से MCI है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये भी हमारी एक स्टेटरी बॉडी है। ये कब बनी थी, 1933 में बनी थी। इसको बाद में फिर रिप्लेस किया गया था दूसरे एक्ट के जरिए, जिसका नाम पड़ा इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। और फिर 2022 में इसको रिप्लेस किया गया 2020 में, तो उसका नाम पड़ गया नेशनल मेडिकल कमीशन। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको हम लोग जानते हैं UGC बोलते हैं। ये कब बना, यानी ये एग्जिस्टेंट के अंदर ये आई थी 1953 में, लेकिन ये एक्ट के तौर पर ये पास हुई थी 1956 में। फिर उसी तरीके से NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये वही है जो BEd वगैरह वाले आप लोग देते हैं, जिसके अंदर सारा का सारी मतलब सारी चीजें टीचर से रिलेट करती है। तो ये एक स्टेटरी बॉडी बना था 1993 में। BCE बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये लॉ एजुकेशन को डील करती है। ठीक है, ये हमारा स्टेटरी बॉडी बना था 1961 में। और इसी तरीके से रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये भी एक्ट बना था 1993 यानी 1993 में। और ये किसको डील करता है, यानी जो डिसेबल पर्सन है, अनक्वालिफाइड जो पर्सन, उनके लिए ये हेल्पफुल होती है, यानी उससे रिलेटेड ये काम करती है। जी ठीक है सर, ये सब PDF इस ऐप पर डालते हैं ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीजें रहती हैं, आप लोग सिर्फ चेक किया करें। और अगर ना हो तो फिर ग्रुप में मैसेज कर दें, वहाँ पर डिस्कशन वो बना है, तो अगर हम लोग भूल भी जाते हैं तो वहाँ पर अपलोड कर देंगे। वैसे सारी चीजें अपलोड की जाती हैं। ठीक है ठीक ठीक। सर जी सर एक ना वो PCI भी है, वो क्या है? क्या है? जो जैसे ये है ना सर, लेकिन रेगुलेटरी बॉडी MCI, DEC, BCI, एक PCI भी है। CCRD, ये कोई बॉडी है क्या है ये, मतलब या कोई ऑर्गेनाइजेशन है ये? सर बॉडी ही है PCI। यानी देखना पड़ेगा, नहीं मालूम क्या नाम है, थोड़ा उसमें लिखिए चैट में देखें। कि हमारे एग्जाम में जो पूछते हैं ना वो यही है, स्टेटरी बॉडी है, यही सब तो पूछा है, या ऑटोनोमस बॉडी या स्टेटरी बॉडी, इससे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। बाकी जो मैंने आप लोगों को रेगुलेटरी बॉडी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जुडिशियल बॉडी, की सारी चीजें बता दी, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए, हम एग्जाम दे रहे हैं तो आराम हम समझ सकते हैं।